हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग वारी रिन्यूएबल्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा बुलिश हैं, अल्ट्रा बुलिश जो लोग हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। देखो यार, इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कमेंट में, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिसके माध्यम से मुझे ये समझ में आ रही है कि लोग कितने ज़्यादा बुलिश हैं इस स्टॉक को लेकर। इतने ज़्यादा बुलिश हैं कि अगर उनका बस चले तो वो अपने घर जमीन जायदाद सब कुछ बेचकर भी वारी के अंदर लगा सकते हैं। इस प्रकार से लोग बुलिश हो चुके हैं। देखो यार, मजाक नहीं बना रहा हूँ, आप लोग चीज़ों को समझना एंड इससे खुद को रिलेट करना एंड बाद में आप इसके अकॉर्डिंग चल सकते हो। ठीक है, देखो कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं होगी, बाकी आप अपने स्टडी अपने रिसर्च के अनुसार ही डिसीजंस लेना, लेकिन मेरा काम है आपको बताना। तो देखो क्या हो रहा है कि लोग इतने ज़्यादा बुलिश हैं कि किसी भी लेवल पर बाइंग करने को तैयार हैं, चाहे वो ऑल टाइम हाई का लेवल ही क्यों ना हो। कहना यह है लोगों का कि फिर कभी नहीं हाथ में आएगा, प्राइस 7,000 8,000 तक चले जाएगा। तो भाई इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो यार? मार्केट में कभी उतार कभी चढ़ाव आते ही रहता है। जो आज विनर है वो कल को लूजर भी बन सकता है। और मैं हर वीडियो में बोला करता हूँ कि डिस्काउंट के साथ एक इन्वेस्टर को चलना चाहिए ताकि हमारी जो रिस्क है ये मैनेज होती है और ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी भी हम ऐड कर पाते हैं। और देखो, एक ट्रू इन्वेस्टर की यही पहचान होती है कि डिस्काउंट के साथ बाइंग करें। देखो, मैं आपको 3 प्रकार के इन्वेस्टर्स के बारे में बताता हूँ। मार्केट में 3 प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहला यहाँ पर बिगिनर इन्वेस्टर होता है, जो कि मार्केट जब बुलिश होती है तब इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब मार्केट चढ़ रहा है तब, और जब गिरता है तब बेचने लगते हैं और लॉस बुक करके निकल जाते हैं। दूसरे लोग कौन कौन होते हैं? जो प्रो इन्वेस्टर होते हैं। चलो ये तो बढ़िया है। प्रो इन्वेस्टर का काम क्या होता है कि जब मार्केट गिरती है तब इन्वेस्टिंग करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात हो गई। तीसरे होते हैं वो लोग जो कि लीजेंड इन्वेस्टर होते हैं। लीजेंड इन्वेस्टर किस प्रकार के लोग होते हैं? जो लोग, देखो, प्रो वाले तो गिरने के बाद इन्वेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर लीजेंड वाले भी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब लीजेंड वाले एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या करते हैं कि लीजेंड वाले यहाँ से प्रे करते हैं कि चलो 10% यहाँ से और गिर जाए ताकि मैं और बाइंग करूँगा। तो ये होते हैं लीजेंड इन्वेस्टर। तो आपको क्या बनना है? प्रो इन्वेस्टर बनना है, लीजेंड इन्वेस्टर बनना है, या फिर बिगिनर इन्वेस्टर ही रहना है? ये चीज़ें आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, और तीनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी आपको ठीक लगी ये कमेंट करके बताना। तो देखो, आपको इस प्रकार से डिस्काउंट के साथ चलना चाहिए। बाकी आगे टोटल आपकी मर्जी है, इसमें जो प्रॉफिट होंगे लॉस होंगे वो सारे के सारे आपके ही होंगे। तो आप अपनी स्टडी अपनी रिसर्च के अनुसार ही चलना। ठीक है, अगर आपको ऑल टाइम हाई के लेवल पर बाइंग करना है तो आप इस लेवल पर बाइंग कर सकते हो। आपका पैसा है, आपको जैसे मन है वैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई लेवल्स की बातें कि किस तरह से यहाँ पर हमें किस लेवल्स पे बाइंग करनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखकर बाइंग करनी है। ऐसा नहीं कि बाइंग का कोई भी समय है, हर समय बाइंग कर सकते हैं। तो बाइंग का भी एक समय होता है, हमेशा सपोर्ट पर बाइंग की जाती है, ना कि रेजिस्टेंस पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वांटिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि लोग इतने ज़्यादा बुलिश हैं इस स्टॉक को लेकर कि लोग अपनी जायदाद बेचकर भी वारी रिन्यूएबल्स के अंदर लगाने को तैयार हैं। चलो अच्छी बात है, बुलिश होना अच्छी बात है। स्टॉक पर अगर आपने स्टडी की है, स्टॉक अच्छी है तो वो अच्छी बात है, और स्टॉक भी अच्छी है। वारी की अगर हम बात करें, वारी रिन्यूएबल्स की, तो मैं भी मानता हूँ कि चलो अच्छी कंपनी है, बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल्स हैं कंपनी की, कंपनी खराब नहीं है। लेकिन देखो, कॉन्फिडेंस होना ठीक बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना ये ठीक बात नहीं होती है। तो किसी स्टॉक को लेकर कॉन्फिडेंस रहो, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहो। और देखो, मार्केट के बारे में तो आपको पता ही है कि मार्केट जोखिमों के अधीन है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ऊपर ही चढ़ेगा, नीचे भी गिरेगा। ठीक है, तो जो आज की विनर है वो कल को लूजर भी बन सकती है। कभी ना कभी मार्केट की एक्सटर्नल रीजन की वजह से गिर सकती है, या थोड़ी बहुत कंपनी के अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो वीक आती हैं, उसके वजह से गिरावट आ सकती है। तो गिरावट भी आएंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर चढ़ती जाएंगे। ठीक है, और जब मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस पर बाइंग नहीं करनी चाहिए, तो लोग बोल रहे थे कि तुम गलत बोल रहे हो, फिर मतलब खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। और लोग यहाँ पर खरीदे भी थे, और अभी देखो रेजिस्टेंस से सेलिंग चालू हुई तो लोग घबरा रहे हैं कि यार खरीद लिया, गलत समय पे खरीद लिया, इस प्रकार से लोग बोलते हैं। बताओ भाई, तो ये छोड़ो अभी बात। अभी हम बात करें थे वेटेज के ऊपर कि इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट लगाने को तैयार होते हैं सिर्फ एक स्टॉक के अंदर।
तो देखो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैंने जब एक वीडियो में पूछा था कि आप लोग बताना कि कैसी आपकी पोर्टफोलियो है, तो लोगों ने बोला था कि मेरे पोर्टफोलियो में कुछ 3 स्टॉक्स हैं, किसी ने बोला था 5 स्टॉक्स हैं, और सबके मतलब कमेंट्स में ज़्यादातर मैंने ऐसे लोग देखे थे जिनमें ऐसे लोग थे जिनकी जो पोर्टफोलियो की वेटेज थी उसमें 90% तक वाटर रिन्यूएबल्स के अंदर सिर्फ इन्वेस्टेड थे। सोच सकते हो कितना ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो थी उनकी। अब अगर देखो आपको रिस्क लेना अच्छा लगता है, आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है और आप जाने अनजाने में इस प्रकार से वेटेज दे रखे हो तो आपको संभल जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, सिर्फ एक सेक्टर में नहीं। जो ये रिन्यूएबल सेक्टर है, सिर्फ रिन्यूएबल सेक्टर में नहीं, और भी काफ़ी सारे सेक्टर हैं, एफएमसीजी सेक्टर हैं, तो एफएमसीजी की कम से कम 2 कंपनी ले सकते हो, ठीक है। कम से कम नहीं, ज़्यादा ज़्यादा बोल रहा हूँ, ज़्यादा ज़्यादा स्टॉक्स भी ऐड नहीं करनी है। तो एफएमसीजी की 2 स्टॉक्स ले लिए, एक स्टॉक भी ले सकते हो, एक स्टॉक लोगे तो और भी अच्छी बात होगी, मैक्सिमम बोल रहा हूँ 2 स्टॉक। एंड यहाँ पर केमिकल सेक्टर है जो कि फ्यूचर सेक्टर है, आईटी एंड एआई की सेक्टर है, ईवी सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो आप ये सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ एनबीएफसी का भी फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो ये सब सेक्टर्स के थ्रू आपको अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना है। जैसे देखो केमिकल के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, फाइन ऑर्गेनिक स्मॉल कैप कंपनी हो गई, फिर लार्ज कैप में जाना है तो एसआरएफ वगैरह हो गया, मिड कैप में जाना है तो दीपक नाइट्राइट वगैरह हो गया। इसी प्रकार से आईटी के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, स्मॉल कैप के थ्रू चलना है तो नेटवेब हो गया, और भी बहुत सारी कंपनियां अभी चल रही हैं, टाटा एलेक्सी, केपीआईटी टेक, टाटा टेक्नोलॉजीज, टीसीएस, इन्फोसिस लार्ज कैप के अंदर देखें तो। इसके अलावा डिफेंस की बात करें तो डिफेंस के अंदर भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं, मझगांव डॉक है, एंड फिर और भी काफ़ी सारी, देखो याद नहीं आ पाती है एक साथ। एफएमसीजी के अंदर देखें तो एफएमसीजी के अंदर भी बहुत सारी हैं, ब्रिटानिया है, नेस्ले है, एंड एनबीएफसी के अंदर देखें तो लार्ज कैप में बजाज फाइनेंस हो गया, चोला फाइनेंस हो गया। इसके अलावा स्मॉल कैप के अंदर 5 स्टार बिजनेस हो गया, और हाल फिलहाल हमने एक बहुत ही छोटी कंपनी के ऊपर डिस्कस किया था जो कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस, इनके बारे में डिस्कस किया था। तो देखो बहुत सारी कंपनियां हैं और सेक्टर्स भी बहुत सारे हैं, तो सेक्टर्स अलग अलग रखना है, और उन सेक्टर्स के अंदर आपको कम से कम एक एक कंपनी रख सकते हैं, और ज़्यादा ज़्यादा अगर मन है तो आप इस तरीके से पोर्टफोलियो के अंदर मैनेज करके चल सकते हो कि जैसे एक एफएमसीजी के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस सेक्टर के अंदर, तो इसके अंदर एक लार्ज कैप की स्टॉक ले लिए, ठीक है, ताकि सेफ्टी बनी रहे, और एक यहाँ पर स्मॉल कैप की कंपनी ले लिए, ठीक है, या फिर मिड कैप की कंपनी ले लिए एक अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार से अलग अलग सेक्टर्स में ऐसे करके पोर्टफोलियो को व्यवस्थित करना है ना। अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है और अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। रिन्यूएबल सेक्टर की भी फ्यूचर ब्राइट है, तो रिन्यूएबल सेक्टर में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वारी चलो बढ़िया है, तो वारी के अंदर इन्वेस्ट किया अच्छी बात है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं करनी है, ये भी ध्यान में रखना कि मतलब बहुत ज़्यादा 50 कंपनी ऐड कर लिए। मैक्सिमम यहाँ पर 20 से 25, इससे ज़्यादा नहीं। 20 भी चलो ठीक है, 20 तक रख सकते हो, उससे ज़्यादा मत रखना। 10-15 है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वारी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर दिए रिन्यूएबल के थ्रू, तो इसके अलावा इसके पीयर्स कंपनी और भी हैं, जैसे केपीआई ग्रीन है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। टाटा पावर है, एक लार्ज कैप कंपनी है, सेफ्टी भी यहाँ पर है, तो इस कंपनी के अंदर भी आप इन्वेस्ट करके चल सकते हो। और ये कंपनी के अंदर भी खराबी आती है, अगर इसमें गिरावट आती है और इसमें तेज़ी आती है तो ये फ़ायदा आपको मिलता है। अगर ये कंपनी में आपने सारा का सारा अमाउंट डाल दिया है और ये कंपनी अगर काफ़ी ज़्यादा ख़राब परफॉर्म करने लगती है, आगे चलकर कोई इसके टक्कर देने वाली दूसरी कंपनी आ जाती है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाती है, तो फिर तो आपका सारा का सारा पैसा बर्बाद हो सकता है। तो इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन करनी ज़रूरी होती है और ये आपको समझ कर चलना है, ठीक है। एंड जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पोर्टफोलियो में ये देखना, पोर्टफोलियो में एक ऑप्शन होता है कि लार्ज कैप एंड फिर मिड और स्मॉल, इन दोनों में कैसी वेटेज आपने दे रखा है। लार्ज में लार्ज अमाउंट होना चाहिए, मिड में मीडियम अमाउंट होना चाहिए, स्मॉल में स्मॉल अमाउंट होना चाहिए, इस प्रकार से।
अब देखो ये ज़रूरी नहीं है, ये आपके रिस्क के अनुसार डिपेंड करता है। आप चाहो तो अपने रिस्क के अनुसार, अगर आपको रिस्क लेना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप स्मॉल में लार्ज अमाउंट डाल सकते हो और लार्ज में स्मॉल अमाउंट डाल सकते हो, मिड में लार्ज अमाउंट डाल सकते हो, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। लेकिन ऐसे एक अ, ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो लार्ज कैप में जैसे यहाँ पर हम डाल दिए 50% अमाउंट, मिड में डाल दिए यहाँ पर 30% का अमाउंट, स्मॉल में डाल दिए यहाँ पर 20% अमाउंट, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम करके चलते हैं तो हमारा जो रिस्क है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से डाइवर्सिफाई होती है ना। और चाहो तो ये आप इसमें थोड़ी सी परसेंटेज वाइज चेंज कर सकते हो अपने अनुसार, जो आपको ठीक लगता है रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। आप चाहो तो मिड में 20 कर सकते हो और स्मॉल में 30 कर सकते हो, इस प्रकार से। अगर आपको रिस्क लेना बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो फिर आप 50 स्मॉल कैप में कर सकते हो। लेकिन हाँ, तीनों को अच्छी तरह से लेकर चलना है ताकि डाइवर्सिफिकेशन हो पोर्टफोलियो में और हमारा रिस्क मैनेज हो, ठीक है। और ओवरवेट बिल्कुल भी नहीं देनी है। एक स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें पूरे पोर्टफोलियो जो 100% पोर्टफोलियो होती है पूरी, उसमें से मतलब एक स्टॉक में देखें तो लगभग 5 से 8% इन्वेस्ट करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मैक्सिमम बोले बहुत ही ज़्यादा अगर आपको मन है ही तो 10% से ज़्यादा नहीं। अगर आप 10% के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो तो इस हिसाब से आपको 10 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने होंगे। और इसी हिसाब से अगर आप कम परसेंटेज की वेटेज देना चाहते हो तो इनके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग आप स्टॉक्स रख सकते हो। यहाँ पर देखो, अगर आप 8% की वेटेज देना चाहते हो तो यहाँ पर आप चाहो तो मतलब 11 स्टॉक्स रख लिए, या फिर चलो मतलब 12 स्टॉक्स रख लिए, और जो अमाउंट बाकी बचे वो कोई पेनी स्टॉक में अगर आपको रिस्क लेना है तो उसमें इन्वेस्ट कर दिए, जो कि 4-5% होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं है, आप अपने अनुसार सोच समझ कर ही करना। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने देखा कि कमेंट में कुछ लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अल्ट्रा बुलिश हो गए हैं इस स्टॉक को लेकर, इसलिए सोचा कि बना देता हूं ताकि आप लोगों को भी ये रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझ में आए और अच्छी तरह से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रिस्क मैनेजमेंट कर पाओ। लेकिन ध्यान में रखना, ये कोई एडवाइस नहीं थी, ना ही कोई रिकमेंडेशन थी। तो आप जो भी करना अपने हिसाब से सोच समझ कर करना, अपने स्टडी के अनुसार करना। ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल्स दिए कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन होता है और आमतौर पर लोग इस प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। और बाकी जो भी लेवल्स पर आपको बाइंग करनी है वारे रिन्यूएबल्स के अंदर या फिर कोई दूसरे स्टॉक्स के अंदर भी, तो इसी प्रकार से आपको उसके अंदर भी लागू करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको मन है तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्राइसेज पर बाइंग कर सकते हो। अगर अभी भी आप ऑल टाइम हाई के लेवल पर बाइंग करना चाहते हो या फिर ओवरवेट देना चाहते हो तो ये टोटली आपकी पर्सनल डिसीजन होगी। तो उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।